Chapters 2225 Enemies on one hand, Cooperation on the other, 2226 Light Fire, 2227 Fang Yuan's Loving Consolation, 2228 Control of Immortal Essence Stones. Chapter Start. Chapter 2225 दुश्मन एक तरफ, साथ दूसरी तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स. लॉन्जेविटी हेवन. जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू को हाथ में पकड़े हुए सोचा और शांत चेहरे से एक ठंडी सांस ली. सोचने वाली बात है, एक वेनरेबल होकर भी मेन नॉर्दर्न प्लेन्स के एक मामूली रैंक 6 अकेले इमॉर्टल के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा. जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के गुस्से और फितरत के हिसाब से जो गू इमॉर्टल्स खुले आम फैंग युआन के साथ सौदा कर रहे थे, वो सीधे सीधे यूके से रहे थे. पुराने जमाने में ऐसा गू इमॉर्टल ऐप तक ना जाने कितनी बार मर चुका होता. एक वेनरेबल की इज्जत पर ऐसे कोई पैर नहीं रख सकता था. लेकिन अब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने 8 एक्सट्रेमिटीज में से एक को बुलवाया और कहा, जाओ चुपके से हुआंग जिन ट्राइब्स को संदेश दो कि वो इस इंसान को अपनी तरफ लाने की कोशिश करें. जो भी कामयाब होगा उस मेरा खास इनाम मिलेगा. जी. 8 एक्सट्रेमिटीज के मेंबर ने जवाब दिया और इज्जत से चला गया. इस वक्त जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल खुद कोई बयान नहीं दे सकता था, इससे उसका और लॉन्जेविटी हेवन का हाई नुकसान होता. लेकिन वो हुआंग जिन ट्राइब्स को एक्शन लेने दे सकता था. ये एक अनुभवी हुक्मरान की सियासी चाल थी. जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जानता था कि फैंग युआन के ग्रेट लव गू रिफाइनमेंट प्लान को रोका नहीं जा सकता. ये एक ऐसी खुली साजिश थी जिसे हर कोई देख सकता था, लेकिन गू इमॉर्टल्स की लालच को दबाया नहीं जा सकता था. अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल इसे रोकने की कोशिश करता, या अगर वो इस नॉर्दर्न प्लेन्स के अकेले इमॉर्टल को मारने का हुक्म देता, तो वो लॉन्जेविटी हेवन में लोगों का दिल हार जाता. हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए मामले को दबा दे, लेकिन वो जितना इस नफरत को दबाएगा, ये उतनी ही गहरी होती जाएगी, और जब भविष्य में ये फटेगा, तो लॉन्जेविटी हेवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. आखिर में नतीजा बड़ा सिंपल होता. नॉर्दर्न प्लेन्स के अकेले इमॉर्टल्स और डिमोनिक कल्टिवेटर्स खुले आम सौदे के लिए फैंग युआन को ढूंढते. उसके बाद वो वहां से निकलकर दूसरे रीजन्स में भाग जाते. ज्यादातर चांसेस द कि वो ईस्टर्न सी जाते, जो फैंग युआन के कंट्रोल में था. ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे फैंग युआन इमॉर्टल गू का लालच देकर नॉर्दर्न प्लेन्स के इन अकेले इमॉर्टल्स और डिमोनिक कल्टिवेटर्स को ईस्टर्न सी बुला रहा था और अपने हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस को मजबूत कर रहा था. जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ऐसी खुली साजिश का शिकार नहीं होने वाला था. फैंग युआन बहुत ज्यादा घमंडी है, उसके पास इमॉर्टल एसेंस काफी नहीं है, लेकिन वो खुले आम हमें उकसाने की हिम्मत कर रहा है. HMPH, हमें इसका जवाब देना ही होगा. अगर क्रेज डेमन केव की लड़ाई ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को फैंग युआन की लड़ाई की ताकत का एहसास कराया था, तो अब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को फैंग युआन की शातिर और बेरहम सियासी चालों का पता चला. ये सोचते हुए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने इमॉर्टल एपर्चर से एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू निकला. वो इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू तेजी से सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ उड़ गया. सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हेवनली कोर्ट, स्टार कॉन्स्टलेशन. इमॉर्टल वेनरेबल भी फैंग युआन के इस तरीके से निपटने का रास्ता सोच रही थी. उसने हे फंग यांग को बुलाया और खुद उससे बात करने के बाद उसे एक मिशन दिया. जब हे फंग यांग हेवनली कोर्ट से निकला, तो वो अभी भी एक अजीब सी उलझन में था. स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जो मिशन दिया था, वो था खुले आम फैंग युआन के साथ सौदा करना और एक नया इमॉर्टल गू रिफाइन करवाना. स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का जवाब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से भी ज्यादा सिंपल था. जब फैंग युआन ने ऐलान किया था कि वो दुनिया को अपना अजीम प्यार दिखाएगा, दुश्मनों और दोस्तों सबके लिए गू रिफाइन करेगा, तो हेवनली कोर्ट इसी चीज का फायदा उठाएगा. ये सच था कि वो उसकी साजिश को रोक नहीं सकते थे, इसलिए इसका इस्तेमाल करके फायदा उठाना ही समझदारी थी. ऑफ कोर्स हेवनली कोर्ट और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल खुले आम फैंग युआन के साथ सौदा नहीं करेंगे, ये अभी भी आम बात नहीं थी. आखिरकार उन्होंने ही पहले फैंग युआन को एक डेमन वेनरेबल घोषित किया था. जहां तक फैंग युआन और हे फंग यांग के बीच के सौदे की बात थी, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम, हेवनली कोर्ट इस मामले में शांत रहेगा, एक ऐसा सियासी रवैया दिखाते हुए कि उन्हें इस मामले में दास महान पुराने सेक्स के एक्शन से कोई मतलब नहीं. इस तरह दास महान पुराने सेक्स इसमें शामिल हो जाएंगे और बहुत सारे इमॉर्टल गू हासिल करेंगे, जिससे पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ताकत बढ़ जाएगी. अगर फैंग युआन ने उन्हें माना कर दिया या कोई अजीब और गरीब कीमत बताई, तो ये उसके पहले किए गए ऐलान के खिलाफ होगा, जिससे उसकी साख कम हो जाएगी. फैंग युआन की साख को कमजोर करना भी हेवनली कोर्ट के लिए एक तरह की जीत थी. कीन डिंग लिंग डू इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू के साथ आए. ओ
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने उन्हें देखने के बाद वो गहरी सोच में पड़ गई। पहला सदर्न बॉर्डर के वू क्लैन से आया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज देखा, सदर्न अलायंस लीडर वू योंग, वू क्लैन का पहला सुप्रीम एल्डर, हेवनली कोर्ट के साथ एक खुला सौदा करना चाहता था। वू योंग शायद भूल गया था कि उसने फेट वॉर के दौरान हेवनली कोर्ट का विरोध करने के लिए सदर्न अलायंस को लीड किया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की इर्द में तारीफ की एक हल्की सी झलक आई। यह वू योंग सच में कमाल का है। पहले उसने फैंग युआन के साथ सौदे किए, अब वो हेवनली कोर्ट के साथ भी सौदा करना चाहता है। उसके इरादे छोटे नहीं हैं, लेकिन यह अच्छा भी है, इससे मान लेने से हेवनली कोर्ट का हाई फायदा होगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने तुरंत वू योंग के साथ सौदा करने का फैसला किया। एक तरफ वो अपना रवैया दिखा रही थी कि वो फैंग युआन के साथ किसी भी सौदे को बर्दाश्त कर सकती है। दूसरी तरफ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल वू योंग को अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश कर रही थी। फैंग युआन और वू योंग अब बहुत करीब द, अगर उसने मना कर दिया तो शायद वो उसकी साइड ज्वाइन कर लेगा। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल देखना चाहती थी। जहां तक दूसरे इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू की बात है, वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से आया था। कंटेंट बड़ा सिंपल था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ मिलकर फैंग युआन के खिलाफ एक्शन लेना चाहता था। ऑफ कोर्स वो बिना किसी बुनियाद के इत्तेहाद नहीं करने वाले थे। आखिरकार क्रेज डेमन केव की लड़ाई के दौरान जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन, जो वेनरेबल बन गया था, के खिलाफ एक हद तक मिलकर काम किया था। क्रेज डेमन केव की लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी, वेनरेबल्स तब से ज्यादा मजबूत नहीं हुए थे। अगर दोनों वेनरेबल्स अभी फैंग युआन के खिलाफ हाथ मिलाते तो वो सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाते, अंजाम अच्छा नहीं होता। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का आइडिया था कि वो लगातार लक पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके ईस्टर्न सी की जांच करें और हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल की खबर रखें। अगर फैंग युआन ने रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कोई भी कोशिश की तो उसके लक में एक बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा सकता था। टैब वो इस मौके का फायदा उठाकर उससे निपट लेंगे। अभी फैंग युआन बहुत ताकतवर था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल दोनों को वो पीछे धकेल देता, लेकिन उसका एडवांटेज इतना बड़ा नहीं था, इसलिए दोनों वेनरेबल्स अभी भी काफी शांत थे। लेकिन जैसे ही वो एक रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन कर लेगा, उस बहुत बड़ी मात्रा में इमॉर्टल एसेंस खर्च करना पड़ेगा। खासकर गू रिफाइनमेंट के नाजुक लम्हों में, अगर दोनों वेनरेबल्स को फैंग युआन की बड़ी कमजोरी पर हमला करने का मौका मिल गया तो वो अपनी सबसे कमजोर हालत में होगा। अगर फैंग युआन गू रिफाइनमेंट में फेल हो गया तो यूज एक भयानक बैकलैश भी झेलना पड़ेगा। आखिरकार एक रैंक 9 इमॉर्टल गू का रिफाइनमेंट बेहद अहम था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के सुझाव पर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बिना दूसरा सोचे मान गई। सच तो यह था, उसके पास भी ईस्टर्न सी पर जासूसी करने के लिए अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का सेट था। वो फैंग युआन से सतर्क थी, जो किसी भी वक्त रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन कर सकता था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन के रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। 3 वेनरेबल्स की टक्कर कांटे की थी। अगर किसी भी साइड को एक रैंक 9 इमॉर्टल गू मिल गया तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो बराबरी की ताकत का मुकाबला नहीं रहेगा, यहां तक कि इलाके भी हाथ से जा सकते थे। सच तो यह था, अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लेटर नहीं भी भेजा होता तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज एक भेजे दिया होता। अगर फैंग युआन को सच में अपनी खासियत दिखाने और एक रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करने का मौका मिल गया तो उस सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। यह ऐसी चीज थी जिसे दोनों वेनरेबल्स में से कोई नहीं देखना चाहता था। फैंग युआन को रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करने से रोकने का यह गुप्त प्लान दोनों वेनरेबल्स के हल्के से सहयोग से शुरू हुआ। अगर फैंग युआन रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करने का रिस्क लेता है तो हम हमला करेंगे, लेकिन अगर मेन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ मिलकर काम करती भी हूं, मुझे अभी भी अपने इमॉर्टल एसेंस के खर्च का ध्यान रखना होगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल समझती थी कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास उससे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस था, लेकिन अगर उसने फैंग युआन को टारगेट करते वक्त बहुत ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च कर दिया, भले ही उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जितना ही खर्च किया हो, इससे उस कोई फायदा नहीं होगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज आखिरकार इमॉर्टल एसेंस की मात्रा में ही था। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का एडवांटेज और भी बड़ा हो जाएगा। यह भी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की गुप्त साजिश का हिस्सा था।
ईस्टर्न सी। ओ। फैंग युआन का चेहरा हल्का सा बदला। इस वक्त वो इमोर्टल गू रिफाइन कर रहा था और ट्रेजर येलो हेवन में कम्युनिकेट भी कर रहा था। वो अपने इमोर्टल एपर्चर के इंतजाम और डेवलपमेंट के बारे में भी बड़ी आसानी से सोच रहा था। ए फ्लैट यूज ट्रेजर येलो हेवन में हे फंग यांग की तरफ से एक सौदे की रिक्वेस्ट मिली थी। हे फंग यांग मुझसे खुलेआम सौदा करने को कह रहा है, लगता है ये स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल का आइडिया है। फैंग युआन तुरंत सच समझ गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल की इजाजत के बिना हे फंग यांग ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वाह, स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल की क्या बात है! फैंग युआन ने तारीफ की। ये एक समझदारी भरा और लॉजिकल जवाब था। ताकतों का मुकाबला और एक्सपर्ट्स के बीच की लड़ाई कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती कि दोस्त और दुश्मन हो। लेकिन खास सिचुएशन के अनुसार किसी को भी साइड बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी कभी आपके दुश्मन आपके दोस्त बन सकते हैं। आप अपने दुश्मनों के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ साजिश भी रच सकते हैं। लेकिन ये रिएक्शन फैंग युआन की उम्मीदों के मुताबिक हाई था। ही फंग यांग की सौदे की रिक्वेस्ट पर फैंग युआन की विल ने मौके पर ही हां कर दी। अगर वो इसे माना कर देता तो ये उसकी साख और रेपुटेशन को कमजोर कर देता। इसके अलावा इसे माना करने की वजह ही क्या थी? यह हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए फायदेमंद था, लेकिन यह फैंग युआन के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद था। आखिरकार वो बेचने वाला था जो कीमत तय करता था। यह नेचुरल था कि हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट को फायदा होने वाला था। ये एक दोनों तरफ से फायदेमंद सौदा था जहां दोनों साइड्स को वो मिला जो वो चाहते थे। हारने वाली साइड नेचुरली लॉन्जेविटी हेवन थी। जब फैंग युआन और स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल और मजबूत हो जाएंगे तो लॉन्जेविटी हेवन पीछे छूट जाएगा। लेकिन जैसे हाई लॉन्जेविटी हेवन इस सिचुएशन को देखेगा, वो भी आगे बढ़ना चाहेंगे, भले ही वो ना चाहें। वो फैंग युआन के साथ सौदा करेंगे। फैंग युआन जाहिर है उन्हें माना नहीं करेगा, तब तक वो इस सब में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली पार्टी होगा। जब तुम एक रैंक 7 इमोर्टल गू चाहते हो तो मुझे 9 सेंट्रल स्टोन फॉरेस्ट दे दो। फैंग युआन ने हे फंग यांग को अपनी कीमत बताई। 9 सेंट्रल स्टोन फॉरेस्ट एक अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट था। इसे एक अर्थ वेन नोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। एक रैंक 7 इमोर्टल गू के मुकाबले इसकी सही कीमत साफ नहीं थी। थोड़े टाइम के लिए रैंक 7 इमोर्टल गू जरूर ज्यादा कीमती था, लेकिन लंबे टाइम के लिए एक 9 सेंट्रल स्टोन फॉरेस्ट जो लगातार अर्थ पाथ रिसोर्सेज पैदा कर सकता था, वो सिर्फ एक रैंक 7 इमोर्टल गू से कहीं बेहतर था। ये कीमत बहुत महंगी थी, फैंग युआन की गू रिफाइन करने की पहले की कीमत से कहीं ज्यादा। ही फंग यांग फैसला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल का हुक्म था। कुल मिलाकर ये कीमत अभी भी एक्सेप्टेबल रंगे में थी, इसलिए ही फंग यांग मान गया। फ्यूचर में जब हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन मुझसे और सौदे करेंगे तो मैं अपने सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में अर्थ वेन्स को ठीक करने के लिए और अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट्स मांगूंगा। सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर ने पहले ही खुशहाल होना और डेवलप होना शुरू कर दिया था। अभी का प्लान एक वाटरवे बनाना था। जब से राइचस ची अलायंस ने फैंग युआन को ज्वाइन किया था, उन्हें अपनी ईमानदारी दिखानी थी। फैंग युआन ने बिना रुके हुक्म दिए। उसने क्लान से वाटर पाथ रिसोर्स पॉइंट्स का एक बैच कंट्रीब्यूट करने को कहा। मेरे पास अब 10 बीज येलो एप्रिकॉट इमोर्टल एसेंस बीड्स हैं। मैं अभी रैंक 9 इमोर्टल गू रिफाइन करने का रिस्क नहीं ले सकता। यह इमोर्टल एसेंस बीड्स काफी नहीं हैं। चलो पहले अनहेवन पाथ रैंक 8 इमोर्टल गू को रिफाइन करते हैं। चैप्टर 2226 रोशनी की आग सदर्न बॉर्डर। 5 गू मास्टर्स का एक ग्रुप सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। लीडर का कल्टिवेशन लेवल रैंक 4 था। उसका चेहरा आम था लेकिन वो बेहद काबिल था। वो शैंक क्लैन का गू मास्टर सियो यान था। मूविंग फायर गू। वो अब सफर करने के लिए एक फायर पाथ गू वर्म को एक्टिवेट कर रहा था। हर कदम जो वो लेता, जमीन पर आग लग जाती, जिससे उसके रास्ते पर आग की एक लंबी लकीर बन जाती। उसके पीछे चारों गू मास्टर्स का कल्टिवेशन लेवल रैंक 2 था। वो दांत पीसते हुए उसका पीछा कर रहे थे। लॉर्ड सियो यान, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, हमारे पास प्राइमेवल एसेंस काफी नहीं है। दौड़ते हुए एक रैंक 2 गू मास्टर ने सुझाव दिया। सियो यान ने अपनी स्पीड धीमी कर दी लेकिन वो अभी भी दौड़ रहा था। ये जंगल का इलाका था। अगर गू मास्टर्स के पास काफी प्राइमेवल एसेंस ना हो तो उन्हें जिंदा रहने में बहुत खतरा होता। एक रैंक 2 गू मास्टर जंगल में घूमने के लायक भी नहीं था। उनके पास काबिलियत और ताकत की कमी थी। लेकिन अभी सियो यान के पास एक मिशन था। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर मैं जरा भी लेट हुआ
तो गांव की आग काबू से बाहर हो जाएगी। मुझे अभी वहां जल्दी पहुंचना होगा। पिछली बार मैं दुश्मन की इंफॉर्मेशन से गुमराह हो गया था और फायर पाथ गू मटेरियल्स ढूंढने निकल गया था, जिससे लेडी शांग शिनसियाई बड़े खतरे में पड़ गई थी। इस बार मुझे मेहनत करके इस मिशन को पूरा करना होगा ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। ये सोचते हुए सियो यान ने अपना मन बना लिया। उसने हुक्म दिया, तुम चारों आराम करो, मैं पहले वहां जाता हूं। जब तुम्हारा आराम हो जाए तो मेरे पीछे आ जाना। जी, चारों गू मास्टर्स ने जवाब दिया। सियो यान की स्पीड अपनी लिमिट तक पहुंच गई। वो तेजी से जंगल में घुस गया। कुछ घंटों बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, एक छोटा सा गांव जो शांग क्लैन के कंट्रोल में था। लॉर्ड, आप आखिर आ ही गए। गांव ने पहले ही कुछ शराब तैयार कर रखी है। गांव का मुखिया एक रैंक 4 गू मास्टर था। उसने सियो यान से बड़े अदब से बात की। लेकिन सियो यान ने अपना हाथ हिलाया। आग ज्यादा जरूरी है, हमें पहले इस मसले को हल करना होगा। गांव का मुखिया खुश हो गया। लॉर्ड समझदार हैं, प्लीज मेरे साथ आइए। सच कहूं तो मैं इन दिनों बहुत बेचैन रहा हूं। गांव का मुखिया सियो यान को पहाड़ के पीछे ले गया। सियो यान ने देखा कि पहाड़ के पीछे एक दरार में एक सफेद चमकदार आग तेजी से जल रही थी। सही है, यह लाइट फायर है। सियो यान ने दूर से देखा और उसकी अण सिकुड़ गई। यह लाइट फायर बहुत बड़ी है। ये कम से कम 200 कदम के दायरे में फैली हुई है। ये मेरी काबिलियत से बाहर है। लाइट फायर एक खास तरह की आग थी। ये एक रैंक 5 गू मटेरियल था। जितना सियो यान जानता था, इस गू मटेरियल का इस्तेमाल रैंक 5 लाइट पाथ या फायर पाथ गू वॉर्म्स को रिफाइन करने के लिए किया जा सकता था। एक गू इमॉर्टल के नजरिए से इसका सार साफ था। इस लाइट फायर में फायर पथ और लाइट पाथ दाव मार्क्स थे। सोचो, पहले मैं कितना भी ढूंढता रहा, मुझे कोई खास आग नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैंने ये मिशन लिया, मुझे इतने बड़े एरिया में लाइट फायर मिल गई। लेडी शांग शिनसियाई ने जानबूझकर ये मिशन मुझे दिया। वो सच में बहुत दयालु और रहमदिल हैं। हाय, ये एहसान। सियो यान ने मन ही मन आ भरी। वो धीरे धीरे शांग शिनसियाई का इरादा समझ गया था। वो धीरे धीरे लाइट फायर के करीब गया। जैसे जैसे दूरी कम हुई, उसके अंदर गहरी भावनाएं जागी। वो बिना किसी वजह के गुस्सा होने लगा। ये अजीब नहीं था, यह लाइट फायर का असर था। कोई इस गू मटेरियल के जितना करीब जाता, वो उतना ही गुस्सा हो जाता। सियो यान ने फायर पाथ मेथड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की और तेजी से एक थाली के साइज का लाइट फायर का गोला अपने पास रख लिया। सियो यान ने मन हा में सिर हिलाया। उसका पहले का अंदाजा सही था। इतने बड़े लाइट फायर के खेत को वो अकेला नहीं ले सकता था, लेकिन वो इसका ज्यादातर हिस्सा रख सकता था। बाद में चारों रैंक 2 गू मास्टर्स आ जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन उन्हें जल्दी करनी थी। लाइट फायर जैसे गू मटेरियल्स दिन में तेजी से फैलते और बढ़ते थे। लेकिन अभी रात थी, लाइट फायर का बढ़ना दबा हुआ था। यही वजह थी कि सियो यान अपने सबॉर्डिनेट्स को पीछे छोड़कर पूरी स्पीड से वहां दौड़ा था। उनके यहां आने से पहले मुझे आसपास दुश्मनों से बचने के लिए इंतजाम करने होंगे। सियो यान ने तुरंत लाइट फायर के पास अपने अलर्ट मेथड्स इस्तेमाल किए। दूसरों से सावधान रहना जरूरी था। इसके अलावा इस लाइट फायर को हासिल करने के लिए सियो यान को अपनी पूरी ताकत लगानी थी। आसपास अभी भी आम लोग क्यों हैं? जगह की जांच करते वक्त सियो यान ने पाया कि पहाड़ के जंगल के अंदर बहुत से आम लोग आग की तरफ प्रार्थना कर रहे थे। गांव के मुखिया ने जल्दी से गारंटी दी कि वो इन आम लोगों को भगा देगा और आने वाले टाइम के लिए वो इन आम लोगों को सियो यान और उसके सबॉर्डिनेट्स को परेशान नहीं करने देगा। आगे गांव के मुखिया ने वजह समझाई। पता चला कि क्योंकि आसमान हाल ही में अजीब हो गया था, बिना सफेद या काले आसमान के दिन और रात में फर्क नहीं किया जा सकता था। इसलिए पांचों रीजन्स के गू मास्टर्स और यहां तक कि आम लोग भी बहुत हैरान और डरे हुए थे। एक रात आसमान से आग की बारिश हुई। आसमानी आग के गोले गांव के आसपास 10,000 ली के दायरे में गिरे। ये आम लोग इस घटना से डर गए और सोचा कि आसमान गुस्से में है और इन आम लोगों को जलाकर मारने की सजा दे रहा है। इसलिए वो सब यहां घुटनों के बाल बैठकर माफी मांग रहे थे। बेवकूफ, सियो यान ने ठंडी सांस भरी, लेकिन उसका चेहरा नरम हो गया। वो उन्हें समझ सकता था। जब आसमान पहली बार बदला था, वो भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन शांग शिनसियाई से मिली इंफॉर्मेशन के साथ उस पता चला कि भले ही ये एक बड़ी घटना थी, ये उनके लिए खतरनाक नहीं थी। अगर खतरा होता भी, तो ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी परवाह सियो यान जैसे लेवल के गू मास्टर्स को करनी चाहिए। उसी समय इमेमोरियल व्हाइट हेवन, या ज्यादा साफ कहूं तो जुड़े हुए काले और सफेद आसमानों में
कुछ 10,000 ली दूर फैंग युआन दूर से विशाल सूरज को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ लग रहा था, लेकिन वो एक तय रास्ते पर तेजी से सफर कर रहा था। पूरब से पश्चिम जाता, फिर यू टर्न लेकर पश्चिम से पूरब वापस आता, इस प्रोसेस को लगातार दोहराता। जब भी सूरज इमेमोरियल व्हाइट हेवन के बिल्कुल पूरब या बिल्कुल पश्चिम में जाता, ठीक 12 घंटे बीत जाते। काले आसमान और सफेद आसमान की अदला बदली के साथ पांचों रीजन्स रात के आसमान से ढक जाते, और सफेद आसमान में जो काले आसमान के ऊपर था, सूरज पश्चिम से पूरब वापसी के रास्ते पर जाता, शुरुआती पॉइंट तक पहुंचने में 12 घंटे लगाता। तब तक काला आसमान और सफेद आसमान फिर से अदला बदली कर लेते। इस तरह आम लोगों की नज़र और एहसास में सूरज हमेशा सफेद आसमान के पूरब से निकला था जब रात का आसमान खत्म होता। जब शाम होती, सूरज बिल्कुल पश्चिम में गायब हो जाता जैसे ही रात आती। सूरज बहुत बड़ा था। 11 वेनरेबल्स में से यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, जिसका शरीर सबसे बड़ा एक पहाड़ जैसा था, वो भी सूरज से बहुत छोटा था। सूरज का साइज फैंग युआन के अंदाजे के मुताबिक लगभग जायंट हीरो सी एरिया के साइज का था, और वो ईस्टर्न सी के सबसे बड़े सी एरियाज में से एक था। शुरू में इमेमोरियल व्हाइट हेवन में सूरज के सफर के रास्ते में बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन अब दोनों आसमानों के मिलने से माहौल अचानक और अजीब तरह से बदल गया था। जब फैंग युआन देख रहा था, काले बादलों का एक बड़ा एरिया सूरज के रास्ते में आ गया। जब भी सूरज थोड़ा आगे बढ़ता, काले बादलों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। ऑफ कोर्स सूरज भी पूरी तरह से ठीक नहीं था। समय समय पर सूरज की सतह से चिंगारियां गिरती रहती थी। यह आसमानी आग काले बादलों पर गिरती या कहीं और बिखर जाती। उनमें से एक बहुत छोटा हिस्सा पांचों रीजन्स में गिरता। फैंग युआन के नजरिए से काले बादलों और सूरज की टक्कर डूडाउ मार्क्स के ग्रुप्स की टक्कर जैसी थी। पहला डार्क पाथ और क्लाउड पथ का था, जबकि दूसरा लाइट पाथ और फायर पथ का था। काले बादल का हारना तय है, लेकिन सूरज का खर्च भी काफी है। इतने बड़े बदलाव के साथ कोई हैरानी नहीं कि हेवन फॉर्म अजीब हो गया है और टूटने की कागार पर भी है। फैंग युआन पहले हेवन पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा था, उसके अचानक अपने प्लान्स बदलकर ईस्टर्न सी के दो आसमानों में आने की वजह हेवन फॉर्म था। हेवन फॉर्म को थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने छोड़ा था। इसे आधा थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस माना जाता था। टैब थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल को इमेमोरियल व्हाइट हेवन में इत्तेफाक से एक नेचुरल हेवनली स्पिरिट मिली थी। इस नेचुरल हेवनली स्पिरिट को व्हाइट हेवन से बाहर नहीं लाया जा सकता था या किसी के ग्रोटो हेवन में नहीं रखा जा सकता था। ये हमेशा हेवंस विल से भरी रहती थी, जो हर वक्त रिप्लेनिश होती रहती। यहां तक कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल भी इसे जबरदस्ती रिफाइन करने के लिए अपनी ह्यूमन विल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लंबी और गहरी सोच के बाद उसने एक सॉल्यूशन ढूंढा। उसने उस जबरदस्ती कंडेंस किया और एक इमॉर्टल किलर मूव बनाया, जिसे उसने नाम दिया हेवन फॉर्म। हेवन फॉर्म के रिफाइनमेंट में लंबा समय और विल्स की कई पीढ़ियों की सफाई की जरूरत थी। एक दिन इसे किसी गु इमॉर्टल द्वारा सच में रिफाइन किया जाएगा। टैब ये इस्तेमाल के लायक होगा। बाद में यह हेवन फॉर्म किलर मूव हेवन सर्वेइंग 5 शियांग्स को मिला, जिन्होंने 1000 साल की शर्त लगाई थी, और आखिरकार फैंग युआन के हाथों में आ गया। हेवन फॉर्म फैंग युआन के लिए एक बहुत बड़ी मदद थी, खासकर दो आसमानों के ग्रोटो हेवंस पर हमला करने के मामले में। 7 हाई फेट वॉर के दौरान भी इसने बड़ा काम किया था। हेवन फॉर्म एक टांग वाला सारस जैसा था, जो बर्फ सफेद पंखों से ढका हुआ था जिन पर कोई धूल या गंदगी नहीं थी। उसकी एक लंबी लाल रंग की चोंच थी। जब एक्टिवेट होता तो वो अपने पंख फैलाकर शान से उड़ता। जब इनएक्टिव होता तो वो अपनी एड़ी बैंड करके एक टांग पर खड़ा होता। उसकी गर्दन उसकी पीठ पर घूम जाती जब वो शांति से आराम करता। हेवन फॉर्म हमेशा इमेमोरियल व्हाइट हेवन में रखा गया था। फैंग युआन यूज वहां से नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसकी नींव इमेमोरियल व्हाइट हेवन में थी। ए फ्लैट जब इमेमोरियल व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन जुड़ रहे थे, हेवन फॉर्म की नींव पर असर पड़ा। फैंग युआन को वक्त पर उसकी मदद करनी थी और उसके रूप को स्थिर करना था, वरना बिना बाहरी मदद के वो बर्बाद हो जाता। चैप्टर 2227 फैंग युआन का प्यारा दिलासा। सफेद सारस जैसा हेवन फॉर्म फैंग युआन के सामने चिल्ला रहा था। वो बहुत दर्द में था, उसका शरीर कभी कभी मुड़ जाता और सिकुड़ जाता। फैंग युआन की उंगलियां खिलते हुए फूलों की तरह फैली हुई थी जब उसने अपना रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया। हरी और खुशबूदार हवा के निशान सफेद सारस के चारों तरफ जंजीरों की तरह लपेट गए, उसके रूप को स्थिर करते हुए। हेवन फॉर्म पहले तो बिगड़ती हालत में था, लेकिन इस मेथड को इस्तेमाल करने के बाद उसका टूटना धीमा हो गया। लेकिन यह काफी नहीं था। सफेद सारस लगातार चिल्ला रहा था,
चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फैंग युआन यूज लगातार दिलासा देता रहा। ये एक इन्फॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल का किलर मूव था, क्योंकि ये खास था और इसमें रिफाइनमेंट पाथ का असर था। लंग या लैंड स्पिरिट ने इसकी एक कॉपी राखी हुई थी। फैंग युआन के मॉडिफिकेशन के बाद उसने असल नाम छोड़ दिया और इसे लविंग कॉन्सोलेशन, प्यारा दिलासा, कहा। यह सुनने में इन्फॉर्मेशन पाथ लगता था, लेकिन असल में एक रिफाइनमेंट पाथ मेथड था। अपनी जड़ों में वापस जाने के बाद असर बहुत बढ़ गया था। यह मूव गु इमॉर्टल को एक अधूरे इमॉर्टल गु पर दिलासे के शब्दों का इस्तेमाल करके रिफाइनमेंट प्रोसेस को प्रभावित करने देता था। मिसाल के तौर पर, अगर फेलियर के कागार पर फैंग युआन यूज बार बार ऐसे दिलासा देता, मुझे पता है तुम कर सकते हो, मेहनत करो, तुम जरूर कामयाब होगे, खुद पर विश्वास रखो। अगर दिलासे के ये शब्द यूएस अधूरे इमॉर्टल गु तक पहुंचते जो टूटने वाला था, तो उसकी हालत बिगड़ना बैंड हो जाती। वो ठीक होकर आखिर में रिफाइनमेंट में कामयाब भी हो सकता था। लेकिन इस मूव की कुछ सीमाएं थी। पहली, असर लगातार होता था। हर सेंटेंस का प्रोसेस पर छोटा असर होता था। सिर्फ लगातार बोलने से ही एक साफ असर दिखता। इसलिए रिफाइनमेंट के दौरान अगर कोई अचानक हादसा हो जाए और ये मूव वक्त पर इस्तेमाल ना किया जाए, या शायद इस मूव का असर बिगड़ने की स्पीड से मैच ना कर पाए, तो रिफाइनमेंट प्रोसेस को बचाया नहीं जा सकता था। दूसरी, यह मूव सिर्फ एक अधूरे इमॉर्टल गु पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका मतलब था रिफाइनमेंट को एक खास स्टेज तक पहुंचना जरूरी था इसके इस्तेमाल के लिए, वरना बिना अधूरे इमॉर्टल गु के बने यह मूव इस्तेमाल हाई नहीं किया जा सकता था। बहुत सी गु रेसिपीज इमॉर्टल गु को तुरंत रिफाइन करती थी। पहले एक अधूरा इमॉर्टल गु बनाने का कोई बीच का स्टेप नहीं होता था, इसलिए ऐसी सिचुएशंस में यह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन फैंग युआन इसे अब इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि यह सिचुएशन थोड़ी खास थी। हेवन फॉर्म पहले तो पूरी तरह से ठीक था, लेकिन काले आसमान और सफेद आसमान के मिलने से उस भारी चोट आई और यूज एक अधूरा इमॉर्टल गु माना जा सकता था। ऑफ कोर्स, बुनियाद ये थी कि फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था और उसके पास रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म को एक गु वर्म की तरह ट्रीट करने का अटेनमेंट लेवल और तरीके द जो रिफाइनमेंट से गुजर रहा हो। चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम बेफिक्र रह सकते हो, फैंग युआन धीरे से बोलता रहा। लेकिन हेवन फॉर्म की चीखें और तेज हो गई। अचानक हेवन फॉर्म के बर्फ सफेद पंख जलने लगे। शुरू में ये एक चिंगारी थी, लेकिन कुछ सांसों में ही आग बढ़ गई, एक इंसानी हथेली के साइज की हो गई। फैंग युआन ने तुरंत एक्शन लिया, गहरी सांस ली और अपना किलर मूव एक्टिवेट किया जब उसकी नाक से सफेद और नीले रंग के डुकी के गोले निकले। दोनों सांसें पहले पंखों पर गिरी और आग बुझाई, फिर बर्फ में बदल गई और आग को दोबारा शुरू होने से रोका। शुक्र है, मैंने पहले भी ये रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया है, ने इससे काफी फेमिलियर हूं। फैंग युआन मन खुश हुआ। अगर ऐसा ना होता तो वो वक्त पर इसे संभाल नहीं पाता। आग जितनी बड़ी होती, फैंग युआन को यूज बुझाने में उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती। अगर आग हेवन फॉर्म के पूरे शरीर में फैल जाती तो यह किलर मूव बर्बाद हो जाता। टैप तो फैंग युआन भी उस नहीं बचा सकता था। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हारा मास्टर तुम पर विश्वास करता है, फैंग युआन ने प्यार से कहा। सफेद सारस की चीखें और तेज और अजीब हो गई। ये क्या हो रहा है? फैंग युआन की ईद में तेज रोशनी चमकी। जल्द ही यूज प्रॉब्लम समझ में आ गई। काले जहरीले लिक्विड की एक लहर सफेद सारस के शरीर में उभरी और तेजी से फैलने लगी, हर चीज को गलाते हुए, जिससे किलर मूव अंदर से लगभग बर्बाद हो गया। सफेद सारस ने जोर से उल्टी की जब उसके मुंह से काला लिक्विड निकला। फैंग युआन गुर्राया और जान गया कि वो फायर रिफाइनमेंट मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना वो पहले वाली आग को ट्रिगर कर देगा। इसलिए उसने इशारा किया। तुरंत 100 हरे रोशनी के कीड़े मकोड़ों के झुंड की तरह सफेद सारस के मुंह में घुस गए। हरी रोशनी जहरीले लिक्विड के चारों तरफ फैल गई और तेजी से बढ़ने लगी। हरी घास के तिनके तेजी से उगे, सफेद सारस के शरीर का सारा जहर सोख लिया। फैंग युआन ने फिर से अपनी उंगली झटकी जब सुनहरी रोशनी पानी की तरह बही, सफेद सारस के शरीर में घुसकर सारी घास काट दी। पाउडर भी सफेद सारस के शरीर में घुसा और इस वक्त यूज ठीक करने में मदद की। सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा, टनल के आखिर में रोशनी है, हार मत मानो। फैंग युआन ने यूज फिर से हिम्मत दी, लेकिन सफेद सारस जोर से चीखा। उसका शरीर ऐसे झटके खाने लगा जैसे उस बिजली का झटका लगा हो। आगे उसका लंबा और खूबसूरत शरीर एक गुब्बारे की तरह फूलने लगा। वो बड़ा और बड़ा होता गया, लग रहा था कि अपनी लिमिट तक पहुंच गया है और फटने वाला है। फैंग युआन ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और 5 उंगलियों से पकड़ा जब उसकी हथेली में एक बड़ा डंडा आ गया।
सिर्फ एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव काफी नहीं है। फैंग युआन के विचार उसके दिमाग में चिंगारियों की तरह तेजी से चमके। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर में गू वॉर्म्स को कंट्रोल किया और एक और किलर मूव तैयार किया। अगले हाइपैल बड़े डंडे पर तीखे बर्फीले कांटे निकल आए। बूम! फैंग युआन ने अपनी बाजू में ताकत लगाई और सफेद सारस के शरीर पर डे मारा। वो तुरंत दर्द से चिल्लाया और अपने मास्टर को बिल्कुल विश्वास न करते हुए देखा। लेकिन फैंग युआन अभी भी धीरे से मुस्कुरा रहा था। तुम्हें मास्टर पर विश्वास करना होगा और खुद पर भी। बूम! फैंग युआन ने डंडा घुमाया और फिर से डे मारा। सफेद सारस का फूला हुआ शरीर जबरदस्ती पिचक गया। कांतों से बने सुराखों से ताकतवर हवा के झोंके उसके शरीर से बाहर निकले। बूम! फैंग युआन धीरे से मुस्कुराया। सफेद सारस, अच्छा बानो, थोड़ी और मेहनत करो। बूम! फैंग युआन ने सच्चे दिल से मुस्कुराकर कहा, सफेद सारस, तुम कितने क्यूट हो, डेट रहो, हम आखिर में कामयाब हो जाएंगे। बूम बूम! फैंग युआन ने दया से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ कुछ भी हो, कभी हार मत मानना। मेरे होते हुए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बड़ा डंडा एक बार फिर नीचे गिरा, जबकि सफेद सारस मानसिक रूप से टूट चुका था। बूम! एक जोर से टक्कर के बाद वो लगभग बेहोश हो गया। ए फ्लैट कोई हरकत नहीं थी, लेकिन उसका शरीर असल साइज में वापस आ गया। वो अब फूला हुआ नहीं था लेकिन चोटों से भरा हुआ था। वो बस जिंदा था। अब रैंक 9 किलर मूव की ताकत नहीं दिखा रहा था। फैंग युआन ने बर्फीले कांतों वाला बड़ा डंडा वापस रख लिया। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, हालांकि मैं पहली बार इन दो मूव्स को एक साथ ट्री कर रहा हूं। मेरा रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल इंट्यूशन गलत नहीं है, कोई गलती नहीं हुई। असर बिल्कुल उतना ही तगड़ा है जितना मैंने सोचा था। यह मूव लविंग कॉन्सोलेशन जैसा नहीं है, इसका इस्तेमाल काफी वाइड है। मेन फ्यूचर में इसकी और प्रैक्टिस कर सकता हूं। अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन हुई, मैं इसे फिर से इस्तेमाल करूंगा। जैसे सारस ने फैंग युआन के शब्द सुन लिए हो, उसकी लाश जोर से कांपी और उसका मुंह कैस के बैंड हो गया। सफेद आसमान और काले आसमान के मिलने से हेवन फॉर्म एक गहरी मुसीबत में पड़ गया। फैंग युआन को हर वक्त उसकी रक्षा करनी पड़ती और जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो यूज स्थिर करने के लिए रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल करने पड़ते। मुश्किल अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। हेवन फॉर्म की रक्षा करते हुए मैं भी काफी बंद गया हूं। मैं इसे जितना बचाने की कोशिश करूंगा, उतना हाई इमॉर्टल एसेंस बर्बाद होगा। फैंग युआन के पास पहले से हाई ज्यादा इमॉर्टल एसेंस नहीं था। इसने प्रॉब्लम को और भी खराब कर दिया। लेकिन मैं हेवन फॉर्म को नहीं छोड़ सकता। फैंग युआन को इस किलर मूव को बचाना ही था। कुकिंग लक पोर्ट के जरिए अपने लक की जांच से पहले फैंग युआन ने एनालाइज किया और पाया कि हेवन पाथ हाई उसकी मौजूदा मुसीबत से निकलने का सबसे अच्छा विकल्प था। जैसे अब हेवन फॉर्म की रक्षा करते हुए वो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में दूसरे हेवन पाथ इमॉर्टल गू भी रिफाइन कर रहा था। एक नया हेवन पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन हो गया। यह हेवन पाथ इमॉर्टल गू एक क्रिस्टल मकड़ी जैसा दिखता था। यह साफ और पारदर्शी था और शरीर पर कोई कमी नहीं थी। मकड़ी के 8 पैर पतले और लंबे द, उसका शरीर भी छोटा था और 8 पैरों ने उस ऊंचा उठा रखा था। रैंक 8 हेवन पाथ इमॉर्टल गू, हेवनली वेब। यह गू हेवन पाथ किलर मूव, हेवनली वेब प्रोटेक्शन वेल का कॉ था। टैप क्रेज डेमन केव में पैराडाइज अर्थ ने इसे कई बार इस्तेमाल किया था। इसकी डिफेंसिव प्रॉपर्टीज कमाल की थी। ये जरूर फैंग युआन के रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील के बराबर था। फैंग युआन ने पैराडाइज अर्थ को मारने के बाद पाया कि उसके इमॉर्टल एपर्चर में सिर्फ 2 हेवन पाथ इमॉर्टल गू थे। एक था हेवनली वेब गू, दूसरा था हेवनली बर्थ गू। हेवनली बर्थ गू को पैराडाइज अर्थ ने जिंदा होने के लिए इस्तेमाल किया था। यह अर्थ पाथ से हेवन पाथ में बदलते वक्त उसका कोर इमॉर्टल गू भी था। और भी बहुत से इमॉर्टल गू थे, जैसे इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू समरी। ये एक गू इमॉर्टल को एक जटिल इंफॉर्मेशन का सार समझने में मदद कर सकता था। या मिसाल के तौर पर रूल पाथ इमॉर्टल गू नॉर्मल, यह टारगेट को उनकी नॉर्मल हालत में वापस लाने में मदद कर सकता था। इन इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके पैराडाइज अर्थ ने कई हेवन पाथ किलर मूव्स बनाए थे, जैसे हेवनली वेब प्रोटेक्शन वेल, इमोशनलेस हेवन एंड अर्थ, हेवनली समरी अर्थली नॉर्म और दूसरे। ये सभी इमॉर्टल गू पैराडाइज अर्थ की विल ने उसकी मौत से पहले बर्बाद कर दिए थे। अभी हेवनली वेब गू रिफाइन हो गया था। फैंग युआन को आगे हेवनली बर्थ गू रिफाइन करना था। हेवनली बर्थ गू इमॉर्टल गू को ठीक कर सकता था। जब फैंग युआन के रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स के साथ इस्तेमाल किया जाता तो इसका असर हेवन फॉर्म पर हो सकता था। फैंग युआन का अपना हेवन पाथ एक्यूमुलेशन इससे पहले भी था। रैंक 8 हेवनली सीक्रेट गू, हेवंस एनवी गू,
और हेवन एनवीज हेरोइक जीनियसिस किलर मूव जो उसने क्रेज डेमन केव में इस्तेमाल किया था, साथ हाई हेवन फॉर्म जिसे वो अभी बचा रहा था। पैराडाइज अर्थ को लूटने से भारी फायदा होने के बाद फैंग युआन की हेवन पाथ फाउंडेशन में बड़ा इजाफा हुआ। खासकर पैराडाइज अर्थ के हेवन पाथ रिसर्च रिजल्ट्स में एक मेथड है जिसे ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट कहते हैं, जो खुद को छुपाने के लिए हेवन पथ की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ये मेरे लिए बहुत काम का है। फैंग युआन का सबसे बड़ा मकसद किलर मूव ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट था। उसके बाद हेवनली बर्थ गू को रिफाइन करना और हेवन फॉर्म को स्थिर करना था। ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट को मॉडिफाई किया जा सकता था। थियरी में मूव में जितने ज्यादा हेवन पाथ इमॉर्टल गू इस्तेमाल होंगे, छुपाने का असर उतना ही बड़ा होगा। फैंग युआन को अपने इमॉर्टल एसेंस की कमी की मुसीबत को हाल करना था। उसके पास अभी दो विकल्प थे। एक था अपने इमॉर्टल एपर्चर को डेवलप करना, लेकिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में टाइम को तेज करना अच्छा आइडिया नहीं था। फैंग युआन सिर्फ अपने ग्रेट लव गू रिफाइनमेंट प्लान को एक्सपेंड कर सकता था और अपने इमॉर्टल एपर्चर में और रिसोर्स पॉइंट्स जोड़कर अपने इमॉर्टल एपर्चर ओरिजिन कोर को बढ़ाने और ज्यादा इमॉर्टल एसेंस पैदा करने की कोशिश कर सकता था। दूसरा सॉल्यूशन था हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को एडवांस करना। रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस फैंग युआन के लिए बेहद मददगार था। इसके बिना फैंग युआन का इमॉर्टल एसेंस क्रेज डेमन केव में ही खत्म हो जाता। इसका इतना कमाल का असर था, जो भी इसे इस्तेमाल करता वो समझ जाता कि ये जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का वाइटल गू क्यों था। फैंग युआन अब एक रैंक 9 वेनरेबल था। रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोट्स उसके लिए सूटेबल नहीं था। अगर वो इसे एडवांस करता, रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस जरूर फैंग युआन को इस मुसीबत से निकाल देता। लेकिन अगर वो इसे अभी एडवांस करने की कोशिश करता, तो इन्फॉर्मेशन जरूर लीक हो जाती। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल यूएसपी गहरी नजर रखे हुए थे। फैंग युआन ये अच्छी तरह जानता था। वो अब रैंक 9 था। रैंक 8 कुकिंग लक पोर्ट उसकी बस थोड़ी सी मदद कर सकता था। जब वो रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कोशिश करेगा, उसका लक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव करेगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के सामने कुकिंग लक पॉट लक को पूरी तरह नहीं छुपा पाएगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एक विजडम पाथ वेनरेबल थी, उससे इंफॉर्मेशन छुपाना और भी मुश्किल था। जिस पाल में अपना रैंक 9 गू रिफाइन करूंगा, वही मेरा सबसे कमजोर पाल होगा। वो दोनों जरूर मिलकर मुझ पर हमला करेंगे। इसलिए यह ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट किलर मूव हाई क्रूशियल फैक्टर है। कुकिंग लक पॉट जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को धोखा नहीं दे सकता था क्योंकि वो लक पाथ था। लेकिन ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट हेवन पाथ था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे फैंग युआन के पास पिल पथ और पेंटिंग पथ के खिलाफ कुछ खास तरीके नहीं थे। हेवन पाथ के खिलाफ यहां तक कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल भी लाचार हो जाएंगे। लेकिन इस मेथड में एक छुपा हुआ खतरा है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने 3 मिलियन साल पहले डाओ के साथ खुद को जोड़ लिया था, जबकि हेवनली कोड की हेवन पाथ रिसर्च रिजल्ट्स में भारी फाउंडेशन है। ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट कब तक उससे सच छुपा पाएगा? चैप्टर 2228 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स पर कंट्रोल सेंट्रल कॉन्टिनेंट। 3 रैंक 6 गू इमॉर्टल्स एक पुराने क्लाउड बीस्ट को घेरकर यूएस पर हमला कर रहे थे। संभाल के, पुराना क्लाउड बीस्ट अचानक बदला और अपनी स्पीड बढ़ा ली, 3 इमॉर्टल्स में से औरत पर हमला करते हुए। फीमेल इमॉर्टल घबराई नहीं, उसका सफेद ब्लाउज एक खिलते हुए फूल की तरह हिला। एक धुंधली सी परछाई ने क्लाउड बीस्ट के हमले को रोक लिया। लेकिन इस पुराने क्लाउड बीस्ट ने भी और जोर से हमला किया। भले ही उस रोक लिया गया था, वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपना रूप बदला और फीमेल इमॉर्टल को पूरी तरह से लपेट लिया। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे पुराने क्लाउड बीस्ट ने फीमेल इमॉर्टल को निगल लिया हो। फेरी लियान यू, शी जेंग चिल्लाया और बेचैनी से एक इन्फॉर्मेशन पाथ किलर मूव एक्टिवेट करना चाहता था। लेकिन उसके बगल में यू येजी ने उसकी हरकत रोक दी। रुको, अगर तुमने ये मूव इस्तेमाल किया और क्लाउड बीस्ट के आर पार चला गया, तो कहीं फेरी लियानियो को चोट लग गई तो? शी जेंग रुक गया और अपने दांत पीसने लगा। तो अब हम क्या करें? यू येजी, जो एक नौजवान की तरह दिखता था, उसने एक गंभीर चेहरा बनाया। इस सिचुएशन में मैं सिर्फ उस मूव को इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता हूं। कौन सा मूव? शी जेंग को लगा कि यह बहुत खतरनाक था। ये मत कहना कि तुम अभी तक उससे फेमिलियर नहीं हो। लेकिन यू येजी ने पहले हाई मूव की तैयारी शुरू कर दी थी। किलर मूव की ऑरा को महसूस करते हुए क्लाउड बीस्ट ने चाओ लियान यो को लपेटा और उनकी तरफ दौड़ा। शी जेंग ने तुरंत अपने मेथड का इस्तेमाल करके पुराने क्लाउड बीस्ट को रोकने की कोशिश की।
उसने अपना मुंह पूरा खोला और उसकी जीभ दिखने लगी। इन्फॉर्मेशन पाथ किलर मूव एक्टिवेट हुआ जब शी जेंगी तेजी से बिना रुके बोलने लगा। शब्दों की ताकत ने पुराने क्लाउड बीस्ट के शरीर पर असर डाला जब एक अदृश्य शक्ति जमा हुई और उसकी हरकत को रोक दिया। 10 से ज्यादा सांस के वक्त के बाद शी जेंगी ने आखिरकार यू येजी की आवाज सुनी। उसने खुशी से अपना किलर मूव डीएक्टिवेट किया और साइड में हट गया। यू येजी की हथेलियां पुराने क्लाउड बीस्ट की तरफ थी जब उनसे रोशनी के 2 किरण निकले। किरण हल्के नीले रंग के पुराने क्लाउड बीस्ट पर गिरने के बाद वो उस पिघलाने लगे। चाओ लियान यून, जो क्लाउड बीस्ट के अंदर फंसी हुई थी, जोर से जद्दोजहद करने लगी। उसने और कोशिश की और आखिरकार उससे आज़ाद हो गई, अपनी आज़ादी वापस पा ली। ठीक है, अब मेरी बारी। शी जेंगी ने देखा कि चाओ लियान यून भाग निकली है और जल्दी से अपनी चाल चली। यू येजी के साथ मिलकर एक ऑफेंसिव किलर मूव इस्तेमाल किया। डू किलर मूव्स पुराने क्लाउड बीस्ट पर लगे, एक जोर से आवाज के साथ। ये पुराना क्लाउड बीस्ट मौके पर ही फट गया। पुराने क्लाउड बीस्ट की लाश बादलों के गोलों में बदल गई। ZYA डटार इमॉर्टल मटेरियल्स थे। चाओ लियान यू और बाकी सब ने मटेरियल्स जमा करने के बाद वहीं पर आराम किया। ये मेरी गलती थी, मेन क्लाउड बीस्ट से फंस गई और हमारे इमॉर्टल मटेरियल्स उतने हाई क्वालिटी के नहीं रहे। चाओ लियान यू ने माफी मांगी। ये नुकसान कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ रैंक 6 कल्टिवेशन लेवल है, लेकिन हमने एक पुराने क्लाउड बीस्ट से लड़ाई की। जीतना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। यू येजी ने दिलासा दिया। शी जेंगी जोर से बोला, रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई के बाद से हम लोग अक्सर मिल नहीं पाए हैं। जबकि दोनों आसमान जुड़ रहे हैं और जानवरों के झुंड दोनों आसमानों से भागकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं, हम इस मुसीबत को रोकने के लिए फिर से मिल पाए हैं। छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान क्यों देना? 3 इमॉर्टल्स की दोस्ती रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई के दौरान बनी थी। भले हाई इस लड़ाई में सबसे बड़ा जीतने वाला फैंग युआन था, उन तीनों ने लड़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उन्हें वेई लिंग यांग ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था और बाद में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रेनफोर्समेंट्स के तहत वो बाल बाल बचकर निकलने में कामयाब रहे। जब वो अपने सेक्ट में वापस लौटे, उन्हें बहुत ज्यादा तरबियत मिली। चाओ लियान यून मुस्कुराई और शी जेंगी के बाद बोली, जब हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि शी इस तोहफे को कबूल करे। ऐसा कहते हुए उसने शी जेंगी को एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल मटेरियल दिया। शी जेंगी बहुत खुश हुआ। रुको, यह ट्रैश टॉक पेटल फ्लावर है? ये एक इमॉर्टल मटेरियल है जिसकी मुझे अपने इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए जरूरत है। उसने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, उसने इस रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल को ले लिया और उस ध्यान से देखने लगा। चाओ लियान यून यू येजी की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए यूज एक रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल ट्रू इनहेरिटेंस दिया। मिल गया। यू येजी बहुत खुश हुआ। मैं जिस रिफाइनमेंट पाथ इनहेरिटेंस की कल्टिवेशन करता हूं यूज 8 रिफाइनमेंट गेट्स कहते हैं। सोचो, अफवाहें सच हैं। स्पिरिट अफिनिटी हाउस की एक पीढ़ी की फेरी ने इस इनहेरिटेंस की बुनियाद पर नौवा गेट बनाया था। आहा, फेरी लियान यून, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? चाओ लियान यून ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। ये मेरी काबिलियत के अंदर की चीज है, ये तुम्हारी अच्छी किस्मत भी है। शुक्र है, मैं इस पीढ़ी की फेरी हूं, वरना मेरे पास ट्रू इनहेरिटेंस लेने का ऐसा अधिकार नहीं होता। जहां तक मेरा शुक्रिया अदा करने की बात है, ऑफकोर्स मुझे भी कुछ चाहिए। चाओ लियान यू ने एक कैजुअल टोन में कहा, जैसे वो मजाक कर रही हो। जब तुम रैंक 7 या 8 गू इमॉर्टल्स बैन जाओ तो मेरा ध्यान रखने की कोशिश करना। शी जेंगी और यू येजी के चेहरे थोड़े उदास हो गए। वो चाओ लियान यू की सिचुएशन के बारे में जानते थे। चाओ लियान यू के पास थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का रैंक 9 किलर मूव डिवाइन कंसीलमेंट था। वो ट्रिब्यूलेशन से नहीं गुजर सकती थी, इसलिए उसका कल्टिवेशन लेवल आगे नहीं बढ़ सकता था। इसके विपरीत शी जेंगी और यू येजी के कल्टिवेशन लेवल्स रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई के बाद से काफी बढ़ गए थे। शी जेंगी ने अपने दांत पीसे और कहा, सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए इस सीमा को तोड़ने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। गू इमॉर्टल्स ट्रिब्यूलेशन से इसलिए गुजरते हैं क्योंकि हेवनली डाउ बैलेंस बनाता है। हेवंस विल ए फाटन और ट्रिब्यूलेशंस को कंट्रोल करके बनाती है। फेरी, तुम ट्रिब्यूलेशन से इसलिए नहीं गुजर सकती क्योंकि डिवाइन कंसीलमेंट तुम्हें हेवंस विल से छुपा देता है। सोल्यूशन सिंपल है, तुम्हें बस डिवाइन कंसीलमेंट को खोलना होगा। डिवाइन कंसीलमेंट एक रैंक 9 किलर मूव है। इस किलर मूव को तोड़ने की मुश्किल बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐप 3 वेनरेबल्स के राज के साथ एक रैंक 9 किलर मूव को तोड़ना नामुमकिन नहीं है। लेकिन किलर मूव को बर्बाद करना बहुत बेकार है। मुझे लगता है शायद तुम लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से मदद मांग सकती हो।
वो एक विजडम पाथ वेनरेबल हैं, मुझे यकीन है उनके पास कोई सॉल्यूशन होगा। चाओ लियान यो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इतनी ऊंची और महान है, मेरे जैसा कोई उनसे कैसे मिल सकता है? फेरी लियान यून, खुद को कम मत समझो। सच ये है कि तुम्हारे पास रैंक 9 लव इमॉर्टल गू है, इसका मतलब है कि तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यू येजी ने जोरदार कहा, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की मदद पाने के लिए 10 महान पुराने सेक्ट्स और हेवनली कोड के नियमों के अनुसार तुम्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने होंगे। लेकिन अब तुमने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इस ट्रू इनहेरिटेंस को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल कर लिए जो तुमने मुझे दिया, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये सारे क्लाउड बीस्ट इमॉर्टल मटेरियल्स ले लोगी। शी जेंग जोर से हंसा, तो मैं भी वही करूंगा, ये मेरी शुक्रिया का एक छोटा सा तोहफा है। चाओ लियान यो ने तुरंत अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूं। अगर मैं यह क्लाउड बीस्ट की लाशें वापस ले जाकर दे दूं, तो मुझे ट्रू इनहेरिटेंस पर खर्च किए गए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। फिर भी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की मदद पाने के लिए मुझे जितनी कमी है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। इससे बेहतर है कि पहले तुम दोनों में इन्वेस्ट करूं और तुम्हारी ताकत को रैंक 7 या 8 तक बढ़ाऊं, फिर तुम वापस आकर मेरी मदद करो, क्या वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा? चाओ लियान यो ने काफी समझदारी की बात की। उसकी बात सुनने के बाद शी जेंग और यू येजी ने क्लाउड बीस्ट की लाशें रखने का फैसला किया। फिर भी फेरी लियान यून, प्लीज यह इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ले लो। हाँ, आगे की लड़ाइयों में बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च होगा। जरूरत के वक्त तुम इसे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का इस्तेमाल करके रिप्लेनिश कर सकती हो ताकि खतरनाक सिचुएशन से निपट सको। शी जेंग और यू येजी ने फिर से कहा। इस बार चाओ लियान यो ने उन्हें माना नहीं किया, उसने उन दोनों के इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ले लिए। मेरे पास वाकई में ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स नहीं हैं। असल में सेक्ट ऐप बहुत कम हाई इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स दे रहा है। क्या तुम्हें पता है क्या हो रहा है? चाओ लियान यो ने पूछा। यू येजी और शी जेंग ने अपना सिर हिलाया, उनकी भी यही सिचुएशन थी। शी जेंग आखिरकार एक इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेटर था, उसने कुछ हल्की फुल्की अफवाहें सुनी थी। 10 महान पुराने सेक्ट्स सभी हेवनली कोड के लोअर सेक्ट्स हैं, हमारे सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स यूएनएचआई से बांटे जाते हैं। फेट वॉर के बाद से हेवनली कोड ने बांटे जाने वाले इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की मात्रा कम करनी शुरू कर दी है। ए फ्लैट तक उन्होंने लगभग कोई भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स देना बैन कर दिया है। 10 महान पुराने सेक्ट्स के पास अपने खुद के इमॉर्टल एसेंस स्टोन स्टोरेज हैं, लेकिन भविष्य के लिए बचाने के लिए उन्होंने भी उन्हें देना बैन कर दिया है। यू येजी ने भी कहा, हाल ही में जब ट्रेजर येलो हेवन में रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का सौदा कर रहा था, मैंने भी ये नोटिस किया। ट्रेजर येलो हेवन में सौदे बढ़ गए हैं, लेकिन ZYA डिटार रिसोर्स ट्रेडिंग के जरिए हो रहे हैं, इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का सर्कुलेशन कम हो गया है। क्या हेवनली कोर्ट इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के जरिए पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? चाओ लियान यो की एड तेज रोशनी से चमक उठी। हमेशा से पांचों रीजन्स और 2 आसमानों के मार्केट में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स हेवनली कोर्ट से आते थे। अगर हेवनली कोर्ट सोर्स पर कंट्रोल रखता तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला ग्रुप रैंक 6 गू इमॉर्टल्स का था और उनकी संख्या भी गू इमॉर्टल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थी। जैसे जैसे कल्टिवेशन लेवल बढ़कर रैंक 7 या 8 हो जाता, इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स पर निर्भरता कम हो जाती। और ये चाओ लियान यो के लिए बहुत असुविधाजनक था। मुख्य रूप से 2 पहलू थे। पहला, ट्रेजर येलो हेवन में सौदे करना असुविधाजनक था। दूसरा, जब चाओ लियान यो के पास कम इमॉर्टल एसेंस होता तो वो इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के बिना उस जल्दी से रिप्लेनिश नहीं कर पाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हेवनली कोर्ट पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स के बीच सौदे की संख्या कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लोअर रैंक्ड गू इमॉर्टल्स को पहले से लड़ने से रोक सके? चाओ लियान यू ने मन हाय मन सोचा। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कम होने की घटना को और गू इमॉर्टल्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया। क्योंकि सोर्स सिर्फ एक ही था, जो कि हेवनली कोर्ट था, दूसरी ताकतें इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। आम समय में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स गू इमॉर्टल्स के लिए करेंसी के रूप में इस्तेमाल होते थे, लेकिन जंग के समय वो महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन थे क्योंकि गू इमॉर्टल्स अन्स इमॉर्टल एसेंस रिप्लेनिश कर सकते थे। इस घटना का एहसास होने के बाद पांचों रीजन्स की अलग अलग ताकतों ने इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खरीदना और उनका स्टॉक करना शुरू कर दिया। इससे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की सप्लाई पहले से और भी कम हो गई। नेचुरली फैंग युआन ने यह खुद नोटिस किया था। हेवनली कोर्ट युग शुरू होने से पहले दूसरी ताकतों की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है,
जबकि अपने खुद के इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की कीमत बढ़ा रहा है? वो हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के पीछे के राज में बहुत दिलचस्पी रखता था। चाहे वो शैडो सेक्ट का ट्रू इनहेरिटेंस हो या पैराडाइस अर्थ का ट्रू इनहेरिटेंस, उसको कोई सुराग नहीं मिला था। यहां तक कि फेट वॉर के दौरान जब फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया और इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को नष्ट कर दिया, यूज इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का राज पता नहीं चला। हेवनली कोर्ट ने इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के फ्लो को सीमित कर दिया। इसने अनगिनत ताकतों और गु इमॉर्टल्स के लिए एक बड़ा सिर दर्द पैदा कर दिया, लेकिन फैंग युआन के लिए प्रॉब्लम छोटी थी। एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बीड के बराबर था। फैंग युआन का हर येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड 10 लाख इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के बराबर था। फैंग युआन को इमेमोरियल हेवंस में आए और हेवन फॉर्म को स्थिर किए कई दिन बीत चुके थे। चलो शुरू करते हैं। उसने हवा का एक झोंका छोड़ा और एक इमॉर्टल किलर मूव की तैयारी करने लगा। हेवन पाथ किलर मूव, ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट। चैप्टर एंड।